नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आज हमारे साथ आदित्य हैं। पिछले कुछ दिनों से हम बहुत सारे टॉक शोज़ तो कर रहे हैं, मगर जी, आज का जो हमारा एक टॉक शो है, उसका जो विषय है, वो जी, काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल। आज का हमारा जो विषय है, वो है चीन। पिछले कुछ महीनों से अगर हम देखें, तो लगातार चीन से हमें बहुत कई सारी बड़ी खबरें उठकर आई हैं। कभी जी, चीन से युद्ध की खबरें आती हैं, हाल ही में चीन ने हमें एक बहुत बड़ी देन भी दी है कोरोना वायरस की। जी। तो मतलब चीन एक ऐसा हमारा हर हिंदुस्तानी का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हर एक इंसान के लिए चीन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, हम ये कह एक सकते अच्छा हैं। दुश्मन बन के उभरा। जी, जी हाँ, एक अच्छा दुश्मन भी कह सकते हैं हम। और अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे सीमा पार पे खुलकर आ रहा है चीन का असली रूप। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आदित्य, सबसे पहले तो हम थोड़ा-सा मतलब ये हमारे ऑडियंस के लिए इस पे हम बात करना चाहेंगे हुँ, कि जो कोरोना वायरस है, क्या जी। आपको लगता है कि ये चीन ने पर्पसली बनाया था? या या हम यूँ कहें कि ये एकदम से टेस्ट हुआ, बन गया? क्या जी। हम मतलब क्या समझे हम कोरोना वायरस को? जी, सवाल का जवाब मैं दे दूँ, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा क्योंकि लिटरली भी अगर हम देखें, बाहर देखें तो लोग इससे जूझने के बारे में बात कर रहे हैं। हमें इससे कैसे निपटना है, कैसे निपटना है मगर मगर अगर आप देखें तो कोई ये बात नहीं कर रहा कि आखिर ये आया तो आया कहाँ से? लोग उन ढकोसले वाली बातें पे ले चले जाते हैं और उन बातों को भी चाहे वो सच हो ना हो हमें अभी पता नहीं है, मगर उन बातों को भी ढकोसला मान लेते हैं। कोई कहता है चमगादड़ से आया हुआ है, कोई कहता है पैंगोलिन से आया हुँ। हुआ है, हाँ, टैंटाकल्स हाँ, वगैरह हाँ। से चिड़िया से आया हुआ है। एग्ज़ैक्टली, जी, एग्ज़ैक्टली। देखिए समीक्षा जी, पहले मैं आपको सबसे पहले मैम एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ जानवर, आप भले ही हुँ, आपकी मान्यता में हो, आपके धर्म में हो कि आप खाते हो या आप धर्म को किसी धर्म को ना भी मानते हो, जैसे चाइना में कोई स्पेसिफिकली कोई धर्म नहीं माना जाता है। वो लोग हाँ, अपने आप को कम्युनिस्टवादी देश है, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी का ही ये रहा है कि भगवान वो अथीस्ट रहते हैं मोस्ट ऑफ द पेरियोडिकली वो अथीस्ट भी रहते हैं। इंडिया में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका भी यही मानना है कि धर्म नाम का कोई चीज़ नहीं होती है। अब आजकल यहाँ मोदी जी ज़्यादा चुनाव जीतने लगे, तो वो भले ही मंदिरों की बात करने लगे, मगर कम्युनिस्ट पार्टी का शुरू से उनके मैनिफेस्टो में यही रहा है कि हम मंदिरों की ज़मीन लेके उसमें प्लेग्राउंड बनाएँगे, उसमें स्कूल बनाएँगे, हॉस्पिटल बनाएँगे। भई उनके लिए अलग से ज़मीनें हैं, आप वहाँ हाँ, बनाइए ना। पर्टिकुलरली एग्ज़ैक्टली। अगर आप देखिए ना, तो अगर आप किसी धर्म को नहीं मानते ना, तो उसमें बहुत कोई नुकसान नहीं है। मगर एक तरह से ना आप फिर क्या मानते हैं? पर्टिकुलरली ये हाँ, देखा जाए, हिंदू धर्म में कहा गया है जानवर नहीं खाना, तो उसके लिए पर्पसली कोई रीज़न है, होगा ना हाँ, तभी तो कहा गया है। आप एक बात बताइए, चमगादड़ को 18 बीमारियाँ होती हैं, 18 में से हाँ, अभी तक 11 बीमारियाँ इंसानों में आ चुकी हैं। राइट, ये हुँ, अगर आप माने इसको कि वाकई में ये चमगादड़ से हो सकता है, तो ये 12वीं बीमारी होगी। याद रखिएगा, ये 12वीं बीमारी होगी कोरोना, जो अगर आई है तो चमगादड़ से इंसानों में आई है। कुछ जानवर देखिए समीक्षा जी, मैं आपको भी बताना चाहूंगा इस वीडियो कॉल के माध्यम से, इस टॉक शो के माध्यम से, और सबको जो हमें देख रहे हैं व्यूवर्स, उनको बताना चाहूंगा कि कुछ जानवर हैं जिनको हमें नहीं छेड़ना चाहिए। प्लीज फॉर गॉड सेक उनको मत छेड़िए। वो कुछ अपने अलग दुनिया में रहते हैं, उनको वहां रहने दीजिए। दो तीन हुँ, जानवर ऐसे मैं आपको गिनाना चाहूंगा। एक तो ये चमगादड़ बैट, इसकी थोड़ी, ये मैमल में आता है मगर उड़ता भी है, मैमल में आता है मगर खून चूसता है, तो इसमें तीन तीन अलग अलग स्पीशीज की प्रॉपर्टीज हैं। आपको इसको हुँ, क्यों खाना है? चीन की मैं आपको बताऊं, एग्ज़ैक्टली। जो कृषि व्यवस्था है वो भारत से 3 गुनी है, 3 गुनी। लैंड मास हुँ, भारत से 3 गुना ज्यादा है, 3.5 गुना ज्यादा है आई थिंक। और उससे भी ज्यादा वहां पे जीडीपी अच्छी है, आपके पास खाने को है, संसाधन अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, रोड सिस्टम वहां का इंडिया से 2.5 टाइम ज्यादा बेटर है। आपको एक बात बताइए, आपको कमी किस चीज की है? पानी वहां से 1.5 टाइम ज्यादा पानी है, जितना इरिगेशन सिस्टम यहाँ का स्पैन भी नहीं है, उतना उतना ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा चीन का स्पैन, चाइना का स्पैन है। तो आपको किस चीज की कमी है? आप फल सब्जी उगाओ, वो खाओ। मगर नहीं, हम खाएंगे क्या? हम साल में एक फेस्टिवल होस्ट करेंगे, उसमें हम जितने भी कुत्ते हैं वो मार के खाएंगे, हम बिल्ली मार के खाएंगे, हम चमगादड़ खाएंगे, जो टिड्डियां गई हैं यहाँ से, पाकिस्तान से, इंडिया से उड़ के, वो टिड्डी भी मार के हाँ, खा रहे हैं। आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी धर्म को नहीं मानते, कोई दिक्कत नहीं, आप खाइए। मगर उसका इम्पैक्ट अगर पूरी दुनिया पे फैलेगा, और कुछ देश है, मैम मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत फिर भी एक ऐसा देश है जो अगर पूरी तरह 2 महीने लॉकडाउन रहे, वो फिर से उठ के खड़े हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत हुँ, कर्मठ लोग हैं, हमारे यहाँ बहुत बिजनेसमैन हुँ, लोग हैं, बहुत पैसा है हमारे यहाँ, हम फिर से उठ के हुँ, खड़े हो जाएंगे। मगर मैम, भारत एक बहुत बड़ा देश, बहुत सारे हाँ, छोटे छोटे देश हैं, और बहुत सारे गरीब ऐसे लोग हैं जो अगर उनका अगर एक बार कामो दराम बैठ गया ना, तो वो देश दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। इसलिए अगर आप हुँ, कहें ना, वुहान 400 नाम का एक टर्म दिया गया था
11 में एक किताब आई थी, मैं आपको हाँ राइटर का नाम बता दूंगा, व्यूअर्स को भी सर्च करने को मिल जाएगा, उसमें वुहान 400 नाम से एक पूरी टेस्टिंग की टेस्टिमोनियल दी हुई है कि ये टेस्टिंग करी जा रही है, इसका नाम वुहान 400 है, हम ये बनाना चाह रहे हैं, हमसे गलती से ये भी बन सकता है, ये पूरा लिखित में दिया गया है उस किताब में। और एक बात आप बताइए, मान लीजिए ना भी दिया गया हो, मान लीजिए चाइना ने गलती से भी बना लिया, तो एक बात बताइए, कोई डॉक्टर हाँ वुहान वायरोलॉजी डिपार्टमेंट का कोई डॉक्टर अगर आपको कह रहा है कि भैया मुझे कोई रिस्क पता चला है, कोई पोटेंशियल रिस्क है, कुछ वायरस बन गया है, गलती हो गई है हमसे, हमारे डॉक्टर से, आप एक क्या काम करेंगे? आप वहां की पुलिस आती है देश के, उस डॉक्टर को पकड़ के ले जाती है, 3 दिन में 3 हफ्ते में वो डॉक्टर मर जाता है। ये क्या है? अगर आपको कोई हम्म, पर्टिकुलर डॉक्टर आके, स्पेसिफिक डॉक्टर आके बताएगा मैम ये खतरा है, तो आप उस पर ध्यान देंगे ना, कि आप उसको पुलिस से पकड़वा के उसको टॉर्चर करके उसको मार डालेंगे? वो डॉक्टर, ये एक टैलेंटेड डॉक्टर अगर वीडियो कॉल पे नेट ये बात अपनी लीक, तो उसको आपने कह दिया कि आप देश के खिलाफ भ्रांति फैला रहे हैं, आप देश का नाम बर्बाद कर रहे हैं, आप बताइए। तो अब तो इन 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 टॉपिक के बिहाफ पे, इन फैक्ट्स के बिहाफ पे, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यार इन्होंने जानबूझ के ऐसा करने की कोशिश करी। और अगर आप आगे भी जानना चाहें तो मैं आपको उससे चीन को क्या फायदा हुआ कोरोना वायरस से, मैं आपको ये तक कहना दूंगा। पर इससे मेरा एक सवाल है, जैसा कि आपने अभी बताया कि एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया, तो जब ये चीज 2011 में एक बुक में आज गई थी कि जी हम ऐसे ऐसा करके एक वायरस बना रहे हैं, इसका ये साइड इफेक्ट हो सकता है, ये रिस्क आ सकता है, तो मेरा मतलब जी ऐसा एक क्यूरियोसिटी मेरे मन में ये जगी है कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें कहीं ना कहीं ये चीजें पता नहीं थी, या वो बताना नहीं चाह रहे थे, या वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, या क्या उनकी फंडिंग आती है चाइना से जो वो इतनी बड़ी चीज उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले इसमें स्माइल आ गई मेरे चेहरे पे डब्ल्यूएचओ का नाम सुनते ही, क्योंकि मैं आपको कुछ फैक्ट गिनाऊंगा, सिर्फ कुछ फैक्ट गिनाऊंगा कि क्यों इनको वर्ल्ड अपने नाम के आगे से ना वर्ल्ड हटा लेना है, क्योंकि हाँ वर्ल्ड के लायक उन्होंने, मैं बताना चाहूंगा इस कोर्स में, मैं पहले की बात नहीं कर रहा, पहले वाकई में हाँ हाँ, डब्ल्यूएचओ ने बहुत काम किया होगा, वाकई में पोटेंशियल होगा डब्ल्यूएचओ में, तब भी वो डब्ल्यूएचओ एग्जैक्टली पे, एग्जैक्टली अगर अभी जो एग्जैक्टली। बातें डिस्क्लोज होके आई है ना, वो मुझे कुछ मायूस कर देती है। सबसे पहले हाँ तो चाइना, ये डब्ल्यूएचओ के जो पहले के पूर्व अध्यक्ष थे, उनको चाइना ने अपॉइंट किया था, तो ऑब्वियसली बात है हाँ भैया, जिसने हमें खुशी दिलवाई उसके प्रति हमारा कुछ कारोबार बनता है कि हाँ चलो आपको हम थोड़ा सा कुछ फेवर्स कर देंगे। चलो ठीक है, आपने हाँ, थोड़े बहुत फेवर्स कर दिए, मगर एक बात बताइए, आपने कोई बैन नहीं लगाया चाइना पे, आपको चाइना उतनी फंडिंग नहीं देता, सिर्फ एक गलती ये हो गई कि आपका जो लीडर था, डब्ल्यूएचओ का जो लीडर था, जो तय करता है कि क्या मायने क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, वो उस बंदे को चाइना ने अपॉइंट किया था। तो सबसे पहली चीज तो ये बनती है कि एक बात बताइए, क्यों कोई भी वर्ल्ड लीडर इतनी बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का और अब आप उसकी इम्पैक्ट देख रहे हैं ना, कि एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड अगर गलत बैठ जाता है, तो यार पूरी बिल्कुल दुनिया चौपट हो सकती है। तो एक बिल्कुल बात बताइए, बिल्कुल। एक कंट्री को ये राइट कैसे मिल गया कि वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ मिनिस्टर अपॉइंट कर ले, या फिर हेल्थ डीन अपॉइंट कर ले, ये राइट उसको कैसे मिल गया? प्लस दूसरी बड़ी चीज, चाइना, मैं आपको बताऊं, लोगों को लगता है चाइना बहुत बड़ा स्पॉन्सर है डब्ल्यूएचओ का। अमेरिका 20% शेयर, सॉरी शेयर कह रहा हूँ, अमेरिका 20% स्पॉन्सर करता है डब्ल्यूएचओ को, जितनी भी फंडिंग होता है अमेरिका 20% देता है। और एग्जैक्टली। चाइना चाइना 3.4% भी नहीं देता है उसमें, चाइना में आपको बताऊं 3.4% भी नहीं देता है, तो फिर इतने फेवर क्यों? चाइना को एंड तक भी जाके, जब तक इंडिया में लॉकडाउन नहीं लगा था, तब तक चाइना में फ्लाइट चल रही थी, मैं आपको बताऊं, फ्लाइट चल रही थी हम्म, वहां, इंटरनेशनल फ्लाइट वही। चल रही थी। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ना फैला होता अगर डब्ल्यूएचओ को पता चलते ही वहां पे फ्लाइट बैन लग चुका होता तो। कहाँ से आया कोरोना वायरस? फ्लाइट में आया। कानपुर इतना बड़ा देश है, वहां नहीं है। बुंदेलखंड इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा कानपुर इतना बड़ा शहर है, वहां नहीं है, बुंदेलखंड नहीं है। क्यों? इंदौर में क्यों है, या बाकी बड़ी सिटीज में क्यों? एयरपोर्ट से फ्लाइट से आए हैं। इंडिया में तो जो पहला केस आया था वो भी फ्लाइट से आया था। क्यों? क्योंकि हाँ काफी देर तक भी लोग वहां से आना जाना करते रहे फ्लाइट के माध्यम से। इसीलिए मुझे लगता है कि डब्ल्यूएचओ की सबसे पहली बात, तो अमेरिका ने जो अब डिसीजन लिया है कि डब्ल्यूएचओ की फंडिंग हम रोक देंगे, आपको ये नहीं करना चाहिए था। डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोक के आप एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेंगे, चाइना उसको क्या एक्टिवेट कर लेगी। आप चाइना का हाँ रोल करने, कोई भी देश चाइना का रोल प्ले कहीं कम करने की बात नहीं कर रहा। इवन हम कहते हैं चाइना को बैन करो, चाइना को बॉयकॉट करो, चाइना टिकटॉक डिलीट करो, चाइना के कपड़े मत लो, चाइना से सामान मत लो, इंडियन गवर्नमेंट ने ये अभी तक नहीं कहा। गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि चाइना एक स्ट्रेटेजिकली पार्टनर देश है, मगर गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि हमें चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है। नरेंद्र मोदी जी पीएम ने दे दिया, वो अलग बात है। बीजेपी गवर्नमेंट ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज कब रिलीज करेगी, या स्टेट पर्सन कब कहेगा कि आज से हम चाइना के इंपोर्ट में इतनी ड्यूटी लगा रहे हैं?
चाइना क्यों हाँ। जेल में? एक टाइमिंग का खेल इसको कहें या क्या कहें। जब अमेरिका ने इंपोर्ट ड्यूटी 3.7% बढ़ा दी, तभी कोरोना वायरस आया। उससे ना तो पहले आया ना उसके बाद आया, एक हफ्ते के अंदर ही बस एक ट्रेड वॉर के चरम पे जाके ही ये कोरोना वायरस आ गया। इसको आप एक बताइए, एक बायोलॉजिकल वेपन नहीं मानेंगे अमेरिका के खिलाफ तो क्या मानेंगे? सबसे ज्यादा डेथ का हुई अमेरिका में, सबसे ज्यादा पेशेंट अमेरिका। अमेरिका में। अमेरिका के एक आदमी को भी आप हाथ नहीं लगा सकते थे, मगर आज आप उस देश की स्थिति जाके देख लीजिए। मैं मानता हूँ कि थोड़ा एग्जैक्टली बहुत एग्जैक्टली। मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत योगदान उसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी है कि उन्होंने बहुत गैर जिम्मेदाराना निर्णय लिए, या निर्णय ही नहीं लिए, मगर चाइना ने जो काम करना था ना मैम, वो कर दिया असल में। ये बात वही। तो और एक चीज ये भी देखने में आई है कि जैसे चीन में सबसे ज्यादा आबादी वाले जो शहर हैं, वहां जी पर कोरोना वायरस का इतना कोई इम्पैक्ट नहीं है। मगर वहीं हम अगर देखें तो चीन का एक शहर है वुहान, वहां पे सबसे ज्यादा जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट हुआ है वो वुहान में हुआ है। और दूसरे देशों की बात अगर हम करें तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इटली में, जो कि काफी आश्चर्यजनक कह सकते हैं हम। तो ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय लगता है हमको कि वुहान में ही क्यों इतने केसेस हुए हैं। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लैब, इसको ना मैम अगर आप देखें प्रैक्टिकल, इसका रीजन देखें, चमगादड़ से नहीं आया चलो ठीक है, वायरोलॉजी मगर वो जो लैब थी ना, वो पोटेंशियल जो लैब थी वो वुहान में थी, सबसे पहली बात। प्लस ओके। वुहान में इसीलिए सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं, जो मौतें हुई हैं चाइना में वो हुबेई में हुई हैं, वुहान में भी नहीं हुई है। और सबसे पहली बात मैम, ये पूरा जितना भी जिसपे हम इस मुद्दे पे अगर हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो ये चर्चा हमेशा आधी रहेगी। क्यों? क्योंकि चीन तो पूरे आंकड़े जारी ही नहीं करता। उसको तो सबसे ज्यादा ये पड़ी है कि हमारे पूरे दुनिया भर में बदनामी ना हो जाए। एक बात आप बताइए, आपने मौत के आंकड़े फरवरी तक, मार्च तक जारी करे 2300। हमारे हाँ क्या कहते हैं, अमेरिका में लाखों में आंकड़े जा रहे हैं, फ्रांस में लाखों में आंकड़े जा रहे हैं मौत के। और जहां जहां से ये निकला, इतना बड़ा देश, और वहां पे चाइना कितना बड़ा देश है आप बताइए, कितनी 140 करोड़ पॉपुलेशन है वहां पे, इवन हाँ 49 हाँ हाँ। पॉपुलेशन है वहां पे, और वहां पे सिर्फ 300 मौत हुई। आप बताइए, क्या आप मान सकते हैं? जब सबसे पहले ये वायरस फैला, पूरा का पूरा शहर लॉकडाउन है, चपेट में है, वहां सिर्फ 2300 मौतें हुई। और अगर आप एक बात बताइए, सिर्फ 2300 मौतें हुई तो आपने 32 लाख बॉडी बैग ताइवान से क्यों मांगे? बॉडी बैग मैम वो होता है, मैं व्यूअर्स को बता दूं, आपको बता दूं, जिसमें डेड बॉडीज पैक हाँ। करके दी जाती हैं। और जानिए हम्म। इलेक्ट्रॉनिक, वहां बॉडी आप जला नहीं सकते, गाड़ नहीं सकते, वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेमेटोरियम है। वहां मैम मैं आपको बताऊं, 5-5 किलोमीटर की लाइन लग रही है, 5-5 किलोमीटर की लाइनें लग रही क्रेमेटोरियम के बाहर, कि हमारी बॉडी जलवा, हॉस्पिटल वाले ये बॉडी लेके आए हैं, बॉडी ट्रकों में भर के आई हैं, और जलने के लिए, इलेक्ट्रीफाई होने के लिए वेट कर रही हैं, पार्टिकुलराइज होने के लिए वेट कर रही हैं। आप बताइए, 5-5 किलोमीटर की आपके क्रेमेटोरियम्स में लाइन लग रही है, 32 लाख बॉडी बैग आप मांग रहे हैं। ये मटके बनाने वाली, जिनमें मटके में वो आपके एसेस रख के लोगों को देते हैं कि ये आपके एज ऑफ मेमोरी, जैसे हमारे यहाँ भी चलन है और वहां भी चलन है कि हम एसेस रख के देते हैं। उन्होंने कम से कम नहीं तो 30-40 लाख तो वो मटके बनाने का फैक्ट्री का ऑर्डर दिया है। हम्म। क्यों भाई? अचानक जब आपने 2300 मौतें हुई तो आपने 40 लाख मटके क्यों बनवाए? आंकड़े छुपाता है चाइना। और इसीलिए हम इस मुद्दे पे बहस बिल्कुल कर ही नहीं सकते कि इनके यहाँ सबसे ज्यादा कहाँ हुई, क्या हुई। आंकड़े ही पूरे के पूरे छुपा रखे, इस पे कोई नहीं बोल रहा। हम बॉयकॉट करके करके, अरे उसने जुर्म कर दिया है, बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, अब एग्जैक्टली। डायरेक्टली क्यों नहीं बोल रहे? किसी भी कंट्री में कोई, मान लीजिए आज पाकिस्तान कहीं किसी कंट्री पे, मान लीजिए इंडिया पे कोई बॉम्बिंग कर देता है, तो सारे देश उसको मिलके बोलेंगे ना कि आपने ये काम गलत किया। चाइना को कोई पर्टिकुलरली जाके क्यों नहीं बोल रहा? या फिर कोई यूनियन बना के क्यों नहीं बोल रहा कि आज हम आपको वर्ल्ड यूनियन से बैन करते हैं, या फिर इस फेडरेशन से बैन करते हैं, एफएटीएफ से बैन करते हैं? कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। एग्जैक्टली exactly। और ऊपर से अगर हम वर्ल्ड और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ही हम वापस से बात लेकर आते हैं, जी तो वर्ल्ड जी, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है इसमें? वो क्यों नहीं बिल्कुल आंकड़े जारी करती है? अगर हम मान लेते हैं, चलिए ठीक है, चाइना तो वैसे ही शुरू से कम्युनिस्ट देश रहा है, वो तो कभी अपनी मतलब हम कह सकते हैं उनके देश की तो प्राइवेसी इतनी स्ट्रांग, हम कह सकते हैं कि उनके देश की बातें हम तक पहुंचती ही नहीं है। नहीं नहीं है, तो वहाँ मीडिया बट नहीं, वहाँ सिर्फ गवर्नमेंट का मीडिया चलता है, वगैरह वगैरह। वही वही वहाँ मतलब हम कह सकते हैं कि वहां का तो मीडिया भी करप्ट ही है एक तरीके से। बट फिर भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एकदम से इतनी करप्ट क्यों हो गई है? उन्हें मतलब वो लोग तो डर रहे हैं कि अब क्या अब बात वहाँ है? के अब वहाँ के लीडर, आपने कुछ समय पहले न्यूज भी सुनी होगी कि डॉक्टर हर्षवर्धन, जो इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं, बड़े पोटेंशियल डॉक्टर हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, हाँ। वो अब इस यूनियन के वर्किंग कमेटी के मेंबर, और शायद तक अगर आप देखें तो अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं।
बना भी दिए गए हैं इन दिनों खबरों में, तो खबरों में रहा है। तो मैं आपको ये बताऊं कि एक अध्यक्ष अगर किसी भी एक यूनियन का, किसी भी एक इंस्टीट्यूशन का अगर अध्यक्ष करप्ट होता है, तो आप मत उम्मीद करिए उस यूनियन से, मत उम्मीद करिए उस यूनियन से कि वो काम करेगी। अब हमें अगर हाँ जरूरत है किसी एक कंपेरेटिव या फिर एक अल्टरनेटिव की जरूरत है कि डब्ल्यूएचओ का एक अच्छा अल्टरनेटिव, वर्किंग अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। प्लस दूसरी बड़ी दिक्कत ये रही है मैम कि पहले बीते 100 सालों में ऐसी कोई भी बड़ी आपदा हमारे सामने आई ही नहीं है। सार्क और मर्क एग्जैक्टली। वायरस 2003 और 2011-12 में आए थे, मगर वो इतने ज्यादा पोटेंशियलाइज नहीं थे कि वो दुनिया को लॉकडाउन करवा सकें। वो कुछ हाँ एरियाज एग्जैक्टली। में थे। तो डब्ल्यूएचओ को भी कहीं ना कहीं बहुत, अगर आप चाइना ऑब्वियस सी बात है करप्ट है, मे बी डब्ल्यूएचओ का अध्यक्ष भी करप्ट होंगे या फिर जो भी होंगे, मगर डब्ल्यूएचओ के ना इसकी हैबिट, इनको पता ही नहीं था कि कुछ इतना ज्यादा पोटेंशियल भी आ सकता है कि पूरी दुनिया ही लॉकडाउन हो जाएगी। तो उन्होंने उस हिसाब हम्म। से, ये चीज है, इसको मैं एक मानता हूँ। अब जैसे कि हमको वैसे तो हमें पता है कि हमारे जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो काफी ही बड़बोले किस्म के माने जाते हैं, जी कि मतलब वो बोल देते हैं एकदम, बिल्कुल। बहुत आउटरेजियस कमेंट्स भी कर देते हैं वो, कभी कभी वो बोल देते हैं। तो मेरा एक ये सवाल था मतलब, और ये मैं अपने एंड पे भी ये चीज जानना चाहती थी कि जैसे अमेरिका और चीन है, इनकी ट्रेडिंग जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग है इनकी, और मतलब हम कह सकते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था में इन दोनों देशों का बहुत बड़ा हाथ है। तो क्या बिल्कुल लगता है कि अमेरिका और चीन के बीच में अगर ट्रेड वॉर होती है, तो क्या चीन ने जो कोरोना वायरस का, जो हमारा हम ये कह सकते हैं कि एक पासा फेंका है कोरोना वायरस का, तो क्या क्या लगता है आपको कि चीन जीत जाएगा इस ट्रेड वॉर में? मैम, ट्रेड वॉर तो हुई थी। ट्रेड वॉर का एंड अगर आप देखें तो ट्रेड वॉर चल ही रहा था, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, 2 साल 3 साल से ट्रेड वॉर इनका चल रहा था बराबर। इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, हम्म। इस कंपनी को वही। पाबंदी लगा दी, इस कंपनी को पाबंदी लगा दी, वीजाज रोक दिए अमेरिका ने, कितने वीजाज रोक। डोनाल्ड ट्रंप, मैं मानूंगा, वो सिर्फ बड़बोले ही नहीं है, वो काम भी उल्टे सीधे काफी करते हैं। उन्होंने बहुत सारे इमिग्रेशन हाँ वीजा पे बैन कर दिया, H1B1 वीजा रोक दिया, H17 वीजा रोक दिया। और मैं मानता हूँ कि उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई कि अमेरिका का बंदा बाहर ना जाए, हाँ प्लस अमेरिका में ही उसको सही काम मिले जो उनके देश के हिसाब से मे भी ठीक हो गए, मगर इतना राइगोरस नहीं होना चाहिए था उनको कि एक दूसरे देश के साथ वो ट्रेड वॉर ही खोल लें और दूसरे देश ने हाँ। फिर एक ऐसा पैंतरा अपना लिया। मैं मानता हूँ कोरोना वायरस से अगर चीन को कुछ फायदा हुआ है ना, तो वो यही हुआ है कि वो ट्रेड वॉर जीत गया। सीधी भाषा में कहें तो वो ट्रेड वॉर जीत गया। मैम, यूएस डॉलर इतने टाइम पर, अगर आप कहें तो अमेरिका सबसे बड़ी विश्व अर्थव्यवस्था थी, विश्व में सबसे हाँ बड़ी अर्थव्यवस्था थी, फिर चीन हाँ हाँ। आता था। तो अब आप देखें तो चीन को बहुत ज्यादा एकदम मची हुई थी कि हम कैसे अमेरिका को सरपास करें, हम कैसे अमेरिका को सरपास करें। तो अब वो टाइम मुझे लगता है आ गया है कि चीन भले ही 1-2 महीने उसकी अर्थव्यवस्था डाउन रहने वाली है, ये बड़े जो मुझसे भी बहुत हाई लेवल के जो अर्थशास्त्री हैं वो कह रहे हैं कि 1-2 महीने 1-2 साल चीन की अर्थव्यवस्था डाउन रहेगी। मगर मैम, आप एक बात बताइए, यूएस की अर्थव्यवस्था इतनी डाउन कभी नहीं हो सकती थी। अब ये दोनों बिल्कुल हाँ एक बात आके एग्जैक्टली खड़े हो एग्जैक्टली। चुके हैं। और चीन जल्दी अपना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बढ़ाने के बाद, फायदा कमाने के बाद अमेरिका को सरपास कर देगा। फिर सबसे बड़ी दिक्कत जो दुनिया के सामने आएगी वो ये आएगी कि अभी दुनिया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करती है, फॉरेन फंड सेव करती है, फॉरेन रिजर्व मेंटेन करती है यूएस। मैं आपको बताऊंगा, आप खबर सुन के बहुत हैरान हो जाएंगे और व्यूवर्स भी बहुत हैरान हो जाएंगे कि 6 छोटी और बड़ी कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग सिंगापुर एंड इंक्लूडिंग मलेशिया, यूएस डॉलर में ट्रेड और फंड रिजर्व सेव करना बंद कर दिया है। और आप मानेंगे नहीं, उन्होंने किस करेंसी को चुना है? उन्होंने येन को चुना है, येन को, चाइनीज येन को। अब आप बताइए कि आप एक अंदाजा लगाइए कि कोरोना वायरस से क्या फायदा हुआ चीन को। मैम, 6 छोटी बड़ी कंट्रीज ने यूएस डॉलर को छोड़ के येन में इन्वेस्ट करना और ट्रेड करना और फंड स्टोर करना शुरू कर दिया। तो ये क्या हुआ? ये एक, जो अमेरिका अभी तक पायदान पाए हुए था सबसे ताकतवर देश का, वो जल्दी चीन हाँ पे एग्जैक्टली। करने वाला है, ये इसका इंस्टिंक्ट है। और चाइना को काफी कंट्रीज का साथ प्राप्त है, वो धीरे धीरे यही करता है कि दूसरी कंट्रीज में जाके ट्रेड सेटअप करता है, फिर उनके इन्वेस्टमेंट उनमें इन्वेस्ट करता है। जैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रखा है। पाकिस्तान उछलता है किसके दम पे? चीन के दम पे। नीचे श्रीलंका अगर हमसे बाकी तेवर दिखा रहा है किसके दम पे? चीन के दम पे। अब तो नेपाल भी उछलने लगा है, अब तो नेपाल भी बहुत, एग्जैक्टली। बिल्कुल। ये जो आपने अभी बताया कि पाकिस्तान जो इतना कह सकते हैं हम, इतना खुल के सामने आता है, वो चीन की वजह से आता है। ठीक से वही आ रहा है। देख,
एक बहुत मतलब एक एग्जाम्पल मुझे अभी यहीं पे याद आया है कि चीन में अगर हम जो वहां पे जो मुस्लिम्स रहते हैं, जी, वहां के जो मुस्लिम्स हैं उनकी हालत अगर हम देखें तो एकदम उनकी हालत ऐसी है कि हम बता भी नहीं सकते कि वो बिल्कुल किस उससे गुजर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल हम यहाँ पे हम धर्म को नहीं लाते हैं इस चीज में, हम धर्म को बिल्कुल नहीं लेकर आ रहे हैं इस चीज में। बट अगर आप देखो तो अगर यही चीज, सेम चीज इंडिया में हो, अगर सेम चीज इंडिया में हो तो आप मतलब आप ये बोल दी, ये हम मान लें, हम ये लिख के ले लें कि इंडिया और पाकिस्तान में वॉर तो बिल्कुल छिड़ सकती है। तो बिल्कुल। बट अगर मैं आपको वही बताऊं, हम्म, हम पाकिस्तान को मानते हैं कि पाकिस्तान क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है तो वो इस्लाम के लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम, कोई वॉर नहीं छेड़ेगा। अगर आप, मैं बताऊं आपको, एक बात बताइए, पाकिस्तान ने चाइना से कौन सा वॉर छेड़ दिया? चाइना एग्जैक्ट एक एग्जैक्टली बहुत बड़े मीडिया हाउस ने, एक फॉरेन मीडिया हाउस ने चाइना के प्रधानमंत्री इमरान खान से ये सवाल किया था कि आप उइगर मुसलमानों के बारे में क्या जानते हैं, या फिर चाइना में उनकी परिस्थिति पे आप क्या जानते हैं। तो उन्होंने मुंह हाँ, पे मना कर दिया था, उस एंकर के, उस जर्नलिस्ट के मुंह पे मना कर दिया था कि मुझे उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है। मैम एक बात बताइए, ये होता है कि इस्लामिक उन्हें कंट्री का, इस्लाम को मानने वाला मुसलमान प्रधानमंत्री, अगर उन्हें ऐसा होता है ना नॉलेज तो आप उन्हें नाम नॉलेज हो लेके भी नहीं आप, सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, क्योंकि उन्हें चाइना उनको नॉलेज स्पॉन्सर इसलिए कर भी रहा नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें 3 शादियां तो करनी है उन्हें। तो उन्हें नॉलेज कैसे हो सकता है, उन्हें फुर्सत ही नहीं है अपनी है। पर्सनल बिल्कुल लाइफ से। वो थोड़ा बाहर निकले तो उन्हें पता चले देश दुनिया में क्या चल रहा है। अब वो तो बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं कि बिल्कुल कोरोना वायरस में पूरा देश कोरोना वायरस से ग्रसित है, मगर वो तो अपने उन्होंने मौलाना साहब को बैठा लिया टीवी पे। और उन्होंने तो, उनके मौलाना ने तो अलग ही बातें कही है, उन्होंने तो ये कहा है कि बुर्का पहन के निकलिए तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। मतलब आप मास्क सैनिटाइजर मत लगाइए, मत लगाइए, ये सब आपके काम की चीजें नहीं है। तो मतलब हम ये कह बिल्कुल। सकते हैं कि और जिस पाकिस्तान की देश का तो प्रधानमंत्री ये बात डिनाई करते हैं, बिल्कुल जी, अगर किसी देश का प्रधानमंत्री सीधे सीधे ये बात डिनाई कर दे कि मुझे एक पर्टिकुलर जो कास्ट है मुस्लिम की, उइगर मुसलमान, जो भी अत्याचार हो रहे हैं उस पर कोई मतलब नहीं है, जबकि एग्जैक्टली उनको पता होगा, जरूर पता होगा कि उइगर मुसलमानों को वहां दाढ़ी नहीं रखने दी जा रही, टोपी नहीं लगाने दी जा हाँ, रही, उनके पसंद के कपड़े नहीं पहनने दिए जा रहे, नमाज नहीं रख सकते, मुसलमान नाम नहीं रख सकते, मोहम्मद अली, वजीर, हजीब, हनीफ, ये सब आप नाम रख ही नहीं सकते वहां पे। आप किसी हाँ, भी तरह से डिपिक्ट ही नहीं कर सकते कि आप मुस्लिम हैं। तो अब आप देखिए ये कितना बड़ा अत्याचार है, ये अपने आप में कितना बड़ा। और पाकिस्तान, सुनने में तो ये भी आया कि पाकिस्तान वहां औरतों को सप्लाई कर रहा है। अब आप इससे एग्जैक्टली। गिरी हुई बात और क्या ही आप मान सकते हैं। हाँ, और तो और इसीलिए मैं ये सब पाकिस्तान चीजें को हम नहीं कह रहे हैं, समझता ये सब चीजें रिकॉर्ड्स में है, ये सब चीजें आर्टिकल्स में है, रिकॉर्ड्स में है। और बहुत ही हूँ। प्रोमिनेंट जो मीडिया हाउसेस हैं वो लोग ऐसे आर्टिकल्स दे रहे हैं। बट क्या होता है ना कि इन सब चीजों को कभी हाइप ही नहीं मिल पाती है, इन सब बिल्कुल बिल्कुल चीजों को लोग वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। बिल्कुल तो एक ये चीज बहुत ज्यादा अलग, हम थोड़ा सा उठ के आ गए। बट अभी हमारा एक मेन कंसर्न अभी ये है कि जैसे कि जो हमारी सीमा है उस पर जो है काफी हलचल मची हुई है जी चीन बिल्कुल। में। चीन और हमारे इंडिया की जो सीमा है, इधर बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। ऐसे काफी बयान भी आ रहे हैं उठ उठ के, और ऐसे काफी तर्क वितर्क भी कह सकते हैं, और ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं कि शायद वॉर हो सकता है। जी तो क्या लगता है कि वॉर हो सकता है या नहीं हो सकता? मैम सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये इससे अचानक से नेपाल भी बोलने लगा जैसे ही इंडिया ने, आप ये कब सीरीज शुरू हुई ना, अगर आप इसको बहुत टाइम से देख रहे होंगे तो आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे। वो पैटर्न मैं आपको बता दूं कि जैसे ही भारत ने पीओके पर बोलना शुरू करा, जैसे ही हाँ, भारत ने पीओके पर बोलना शुरू करा, हाँ, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई, नेपाल के हाँ, तेवर बदल गए, चाइना के तेवर हाँ, बदल गए, एग्जैक्टली, पाकिस्तान एग्जैक्टली। ने वहां वहां भी हमले करना शुरू कर दिए जहां वो कभी भटकता भी नहीं था, और इवन सोचता भी नहीं था कि हम यहाँ भी कुछ कर। रण ऑफ कच्छ तक में कुछ आतंकवादी पाए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं इससे ज्यादा और बुरे, जहां जहां क्या करेंगे वो आके, कहाँ घुसेंगे, वहां तक भी वो आतंकवादी, ताकि इंडियन आर्मी का ध्यान डाइवर्ट हो, गवर्नमेंट का ध्यान डाइवर्ट हो पीओके से। नेपाल का मुद्दा हाँ, उन्होंने किया, नेपाल को पता नहीं किसने स्पॉन्सर कर दिया कि भैया आप ये मुद्दा उठाओ, ये मुद्दा उठाओ। तो ये आप एक हम्म, पैटर्न नोटिस करिए कि जब से पीओके पर भारत ने दोबारा एक, क्योंकि अमित शाह की फेहरिस्त में, अमित शाह की जो लिस्ट तैयार है उसमें पीओके भी बहुत जल्द आने वाला है। तो उन्होंने हाँ, आर्टिकल 370 हटाया, राम मंदिर का मुद्दा सुलझाया, 3 तलाक का मुद्दा सुलझाया,
अब मुझे लगता है सीए, एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे के बाद बहुत जल्द पीओके का मुद्दा भी आने वाला है, और ये और भारत के एक बड़े तरीके से मुद्दों में देखें तो वो काफी वैलिड मुद्दा भी है, वैलिड मुद्दा भी है। आज भी जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंट में वहां की सीट्स रिजर्व्ड है। मैं आपको बताऊं, वहां की सीटें रिजर्व्ड है। मुजफ्फराबाद की सीट रिजर्व्ड है, और ये आपके अमजद अयूब खान साहब जहां से आते हैं वहां की सीट रिजर्व्ड है। तो एक बात बताइए, इंडिया की कंस्टिट्यूएंसी आपने कब्जा कर लिया तो क्या आपकी हो गई? 70 साल से आप भले ही राज कर रहे हो, पुरानी गवर्नमेंट थी, कि आपने कब्जा कर लिया तो क्या आपकी हो गई? बिल्कुल भी नहीं हो गई। और एक बात बताइए, अगर सिर्फ वहां के वेदर फोरकास्टिंग के मुद्दे से हमने उनको जानकारी देना शुरू कर दी, तो आप ये करेंगे कि आप दूसरी कंट्रीज से बोलेंगे कि अब आप भी अपनी आर्मी भेजो, नेपाल से भी बोलेंगे कि अब आप भी एक दो शहरों को, ये आप बिल्कुल नाम समझिए, एक पैटर्न चल रहा है। ये और एक भारत की पैटर्न चल रहा है, एग्जैक्टली। सरकार, मगर मुझे उम्मीद है कि भारत जल्दी ही पीओके पर भी कब्जा करेगा, और करना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट में ऐसी है ना कि वो डराए डरेगी नहीं, वो डराए डरेगी। हाँ, बिल्कुल गवर्नमेंट जो बिल्कुल। थी, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े लोग, शशि थरूर जैसे बहुत अति बुद्धिजीवी, और वाकई में बहुत बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं वो, उन पे मैं कोई सवाल भी नहीं उठा सकता, वो इतने बुद्धिजीवी है। नहीं। मगर हाँ, मगर उन्होंने अपने ट्विटर पे एक इमेज शेयर करी जिसमें जम्मू कश्मीर का मैप कटा हुआ था और पीओके पाकिस्तान का सीधे सीधे बता दिया गया था। एक मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा जो सिर्फ बहुत कम लोग जानते हैं, और मैं उनमें से हूँ। मुझे गर्व है कि हाँ, मैं उनमें से हूँ, मैं इंसिडेंट जानता हूँ। अमित शाह एक तकरीर दे रहे थे पार्लियामेंट में कि अफगानिस्तान की 6-7 या 100 से पता नहीं कितनी किलोमीटर की बॉर्डर इंडिया से लगती है। तड़ाक से कांग्रेस का आदमी खड़ा हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तड़ाक से कांग्रेस का आदमी खड़ा हुआ, ओ ये अफगानिस्तान की बॉर्डर कब से इंडिया से लगने लगी? तो एक बात बताइए भैया, जो पीओके है उसका भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? ये चीज, तो आप इससे कांग्रेस का जो टाइम में ये हरकत हुई, और कांग्रेस उसको रेक्टिफाई भी नहीं करना चाहती। कांग्रेस, एक मिनट, कांग्रेस क्या रेक्टिफाई करना चाहती थी? राम मंदिर का मुद्दा सुलझाना चाहती थी? सुलझाना। आर्टिकल 370 देश से हटाना चाहती थी? नहीं हटाना चाहती थी। नहीं। पीओके पाना चाहती थी? नहीं पाना चाहती थी। उन्होंने तो मैप से भी हटा दिया, और शशि थरूर ने उसको शेयर भी कर दिया बाकायदा। इंडियन मैप का कोई भी डिस्टॉर्टेड फॉर्म शेयर करना इस देश में कानूनन अपराध है, मगर हम पता नहीं क्यों बड़े लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं करते। पी चिदम्बरम जब जेल में गए तो उनको ये कह के छुड़वा दिया गया, या उनको ये कह के सुविधाएं दी गई, तिहाड़ जेल में उनको ऐसी सुविधाएं दी गई ये कह के कि वो अति बुद्धिजीवी हैं। अगर एक चोर पढ़ा लिखा हो जाता है, या ओसामा बिन लादेन इंजीनियर निकलता है, तो क्या उसको अधिकार हाँ, हो गया आतंकवाद फैलाने का? ये आप मुझे बताइए। बिल्कुल। ये हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से, ये तो सब सरकार की उनकी जो फेवरेटिज्म वाली बात है, फेवरेटिज्म वाली बात है, फेवरेट पार्टी है, फेवरेट ये है, फेवरेट वो है, तो उन्हें सारे अधिकार मिल जाते हैं, उन्हें एक एक विक्टिम कार्ड प्ले करने को मिल जाता है। गवर्नमेंट में अगर चाइना ये सोच लेता है कि हम इंडिया की सरकार को, इंडिया के लोगों को डरा के, धमका के, नेपाल से कुछ इधर उधर कंफ्लिक्ट करवा के, पाकिस्तान से कुछ हमले करवा के, अगर हम ये निर्णय रोक लेंगे कि पीओके भारत में आना मतलब आना, तो मुझे लगता है चाइना की सरकार अभी नरेंद्र मोदी सरकार या फिर बीजेपी सरकार को सही से जान नहीं पाई। वो ये हाँ, जान नहीं पाई है कि एग्जैक्टली। बहुत अच्छे से समझते हैं, ये विदेश नीति भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये ना महीने महीने में निर्णय ले लेते हैं, 3-3 4 साल। तो इसीलिए ये कांग्रेस का टाइम चला गया कि वो निर्णय अटका हुआ है, तो वो 7 साल अटका हुआ है, वो 8 साल अटका हुआ है। हमारे यहाँ वो अब देश में वो स्थिति आ चुकी है कि बड़े मुद्दों के लिए रात रात में भी कोर्ट खुलवा के सुनवाई हो जाती है, लोगों को फांसी भी लग जाती है। निर्भया का केस हाँ, 7 साल के हुए थे, उसको फांसी मिल गई, चलिए बहुत अच्छी बात है कि मुझे मिल ही गई लग। ये आपका राम मंदिर का मुद्दा कितने सालों से, जब मैं सुनता हूँ, मेरी दादी बताती हैं कि जब तुम्हारे बड़े भैया पैदा हुआ थे 26 साल के ऊपर, तो 26 साल से क्या ये मुद्दा चल रहा है। अब आप सोचिए, पहले कार्यकाल इन्होंने दूसरे कार्यकाल के दूसरे तीसरे महीने में ये मुद्दा निपटा दिया, 3-3 महीने कार्रवाई चली और मुद्दा निपट गया फाइनली। तो ये मुझे लगता है हाँ, बहुत एक सरकार की उपलब्धि है कि इन्होंने बहुत जल्दी जल्दी मुद्दा निपटाया, और मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल में, और 2022 के टर्म का जो शुरुआती साल होगा ना, उसमें मुझे लगता है कि पीओके का मुद्दा जरूर सॉल्व हो चुका होगा, और हम आगे भी यही बात कर रहे होंगे कि पीओके का मुद्दा सॉल्व हो। साथ ही में मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी हमारा चीन से युद्ध हुआ, तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी भारतीय सेना ये युद्ध भी जीत लेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इस अब आपने यहाँ तक बात अगर ले ही आई है, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय सैनिक मर जाएगा, मगर कभी पीठ दिखा के तो नहीं आएगा। मगर ये बात एक चीज बहुत गलत, एक चीज बहुत गलत हमारे यहाँ के सैनिकों को, तो मैं क्या ही बोलूं, उनको तो सलाम करना चाहिए, और हर बंदे को खड़े होकर सलाम करना चाहिए एक टांग पे। मगर मैं एक बात बताऊं ना, लोगों में एक बहुत भ्रांति फैली हुई है। हम आज भी शाओमी का ही
40% इंडिया में जितने भी लोगों के हाथ में फोन है वो Xiaomi का फोन है। हम चाहे ये दिवाली पे जो झालर लगाते हैं ये चाइना की लाइट की लगाते हैं। हम जितना मोस्ट 30% इंडिया में जो भी मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं वो चाइना से ही आ रहा है, और उसी का पैसा पाकिस्तान को जाता है, उसी का पैसा फिर आतंकवादियों को चला जाता है, और वही हमारे ही पैसों की गोली हमारे सैनिकों को लग जाती है। तो ये मैम एक बहुत बड़ी देश में मैं कहूंगा विडंबना है, और हम इसे जितनी जल्दी समझ लें मुझे लगता है उतनी जल्दी हमारे सैनिकों की जान जाना खत्म हो जाएगी। तो आप, अगर हम हमारे ऑडियंस को कंक्लूड करना चाहें छोटे में, बहुत ही छोटे से शब्दों में हम कंक्लूड करना चाहेंगे कि जो भी हमने अभी आज बात करी, चीन की हमने बात करी कि अगर युद्ध होता है तो क्या होता है, चीन ने कोरोना वायरस को कैसे बनाया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, हमने तमाम मुद्दों पे बात कर ली। पर अगर हम कंक्लूड करना चाहें कुछ चंद शब्दों में कि चीन के साथ हमें ऐसा करना चाहिए, या अब हमारी जो सरकार है उन्हें ऐसा करना चाहिए चीन के साथ, तो वो क्या होगा, क्या स्टेप हम ले सकते हैं? देखिए मैम, इंडिया में एक चीज बहुत आती है कि हर बंदा खड़े होके चाय की दुकान पर खड़े होके हम ये बात कर लेंगे सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, मगर इंडिया में ना लोग खुद की बात नहीं करते। लोग ये नहीं समझते कि अगर हम अपने अंदर ही चेंज ले आए तो पूरे शहर के शहर साफ भी हो सकते हैं, सफाई भी हो सकती है। हम अगर अपने अंदर चेंज ले आए तो सरकार भी जरूर उसको इम्पैक्ट तो जाएगा सरकार पे कि हाँ, अगर सरकार कर सकती है तो वो ये कर सकती है कि वो ओपनली चाइना के खिलाफ बोल सकती है, क्योंकि युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं होता, युद्ध पैसे से भी होता है। और ट्रेड वॉर आज के टाइम में मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि आप ना ये तेजस विमान वहां खड़े करके और चिनूक हेलीकॉप्टर वहां खड़े करके क्या दिखा रहे हो? अगर युद्ध हुआ ना मैम तो डिस्ट्रक्शन दोनों तरफ होगा। मगर अगर हम ट्रेड वॉर शुरू कर देना चाइना के खिलाफ, अगर हम खुला खुला क्यों नहीं बोलते हम कि हाँ हम ट्रेड वॉर शुरू कर रहे हैं चाइना के खिलाफ, हम नहीं लेंगे चाइना का आइटम, हम बॉयकॉट करेंगे चाइना के आइटम को, हम ये क्यों नहीं बोलते? युद्ध की बात मैम ना ही करी जाए तो बेटर है, क्योंकि चाइना, मैं आपको बताऊं, दूसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर है। और अगर सीधी सीधी बात करी जाए तो चाइना से युद्ध नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ, क्योंकि युद्ध किसी भी परिस्थिति में कोई भी देश झेलने लायक नहीं बचा है, किसी के पास भी ना तो इतना पैसा बचा है। अगर हम दोनों मिलकर, अब चाइना भी अगर अपनी हरकतें कुछ सुधारे और साथ में आके दुनिया को एक अच्छी जगह बनाना चाहे तो बहुत बहुत वेलकम है उसका। मगर अगर नहीं चाहे तो जरूर भारतीय लोगों को और दुनिया के हर आदमी को चाइना के खिलाफ एक ट्रेड वॉर जरूर शुरू करना चाहिए और उसमें सहयोग देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूंगा। मैं भी बस यही बोलना चाहूंगी कि अगर हम चाइना से जीत सकते हैं तो आम आदमी जो है वो अपने घर बैठे भी चाइना से युद्ध लड़के जीत सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी ऑडियंस को आज काफी फैक्ट्स से रूबरू करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते रहेंगे हम आपसे ऐसे ही और टॉक शोज में। तो धन्यवाद दोस्तों, और आप देखते रहिए प्रलय टीवी।